देखिए, कल हम लोग अर्थशास्त्र में मुद्रा, बचत एवं साख के बारे में पढ़ रहे थे और शुरुआत हम लोगों का मुद्रा से हुआ था। और मुद्रा के इतिहास को जानने के बाद हम लोगों ने देखा था कि जो विनिमय प्रक्रिया थी यह कितने प्रकार की थी, विनिमय की क्रिया का स्वरूप कितना था। तो उसमें दो हम लोग पढ़े थे, एक वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। हम लोग वस्तु विनिमय पर चर्चा कर रहे थे और इस दौरान हम लोगों ने जाना था कि वस्तु विनिमय क्या है। इसके अलावे वस्तु विनिमय में कठिनाइयों के बारे में पढ़ रहे थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसमें से पहला कठिनाई हम लोगों ने कल जाना था, दोहरे संयोग के अभाव। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मूल्य के समान मापक का अभाव, ठीक ना। मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, सामान्य मापक का अभाव। जनरली तौर पर मूल्य का एक सटीक मापन नहीं हो पाता था, ये दूसरी बड़ी समस्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण एक सही तरीका से नहीं हो पाता था। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक था ही नहीं कि किसी वस्तु का या सभी प्रकार के वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य ठीक ठीक मापा जा सके। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको कोई वस्तु लेना है तो कितना गेहूं देंगे और उतने गेहूं के बदले हमको कितना घी मिलेगा, इसका सर्वमान्य मापक नहीं हो पाया था। ये समस्या रहती। मान लो एक गाय के बदले में कितनी बकरियां मिलेगी, ये तय नहीं हो पाता। तो उस समय मूल्य निर्धारण की समस्या सबसे बड़ी थी, ठीक ना। मूल्य का कोई समान मापक नहीं था, जब जितने में पट गया हो। समझ में आ गया, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। तीसरा क्या था, मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव, तीसरा समस्या मूल्य संचय का अभाव, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचयन की असुविधा थी। लोग जो वस्तुएं खरीदते थे उसको संचित करके रखने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। जैसे आज हमारे पास कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक हो गया तो हम क्या करते हैं, अगर वो वस्तु रखने लायक है तो रख देंगे, नहीं है तो करा के बेच देंगे और ओकरा से प्राप्त पैसा रख लेंगे। जरूरत पड़ने पर उस पैसे से जो खरीदना होगा हम लोग खरीद लेंगे। तो आज संचय किया जा सकता है। उस समय क्या था कि अब तो वस्तु के बदले वस्तु मिलती है। तो अब मान लीजिए हमारा दूसरा कोनो वस्तु की जरूरत नहीं है और हमारा पास कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक हो गया, तो ऐसे में उसको यूज करना ही करना है। अगर हम जो यूज नहीं किए वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके खेतों में बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं, ठीक ना। अब सब्जियां हो गई और आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है ही नहीं, तो आप सब्जी बेचिएगा नहीं, किसी को दीजिएगा नहीं, फ्री में तो कोई देगा नहीं। सब्जी देंगे ओकरा बदले में हमारा कुछ चाहिए ना, हमारा कुछ की जरूरतें नहीं तो हम देबे नहीं करेंगे। वैसी स्थिति में हमारे पास सब्जियां अधिक रह जाएगी, अब उतनी सब्जी तो हम खा नहीं सकते, तो वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो उस समय संचयन करने की, वस्तुओं को संचित करके रखने की सबसे बड़ा समस्या है।
व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता जो शीघ्र नष्ट हो जाती। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि की लंबी अवधि तक संचय करना कठिन था। तो तीसरा ये समस्या क्या था वस्तु विनिमय प्रणाली में? वस्तुओं के संचयन की समस्या। जैसे आज क्या है, जब हम जानते हैं कि बर्बाद होने वाला है ना, तो करा के बेच को कर देगा, पैसा रख लेंगे। अब पैसा कितनों दिन रखा जाएगा? रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? ये थोड़ा सा रहेगा। चलिए, चौथा था सह विभाजन का अभाव। चौथा समस्या क्या था? सह विभाजन का अभाव। अब समझना ये कि सह विभाजन का अभाव क्या था, ठीक ना? तो सह विभाजन के अभाव के मतलब कुछ वस्तु ऐसा होता था जिसका विभाजन करना संभव नहीं। जैसे कल उदाहरण के तौर पर मैंने गाय या बकरी की बात बताई। अब हमारा जितना जरूरत है या जितना हमारा भी वस्तु है उतना ना देंगे। तो मान लीजिए जिसके पास गाय या बकरी है और उसको 2 घड़ा चाहिए और एक बकरी के बराबर 4 घड़ा मिल रहा है, उस चाहिए 2 घड़ा, तो हम तो 4 घड़ा लेंगे नहीं। अब सामने वाला को हम वो मूल्य चुकाएंगे कैसे? अब बकरी का विभाजन कैसे किया जाए? कहे कि 2 घड़ा के बदले तो आधी बकरी ही हुई, हम तो 2 घड़ा लिए और 4 घड़ा की एक बकरी होती, ऐसे में हमको आधी बकरी देनी होगी और इस वस्तु का विभाजन संभव। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विभाजन संभव नहीं है, तो उस समय ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई उस समय होती थी जब एक गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी और वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास थी। अब जैसे मान लो, ये तो हो गया कि एक उदाहरण दे करके बताए, जैसे बकरी और घड़ा के। अब मान लो हमारे पास गाय है और हम गाय दे करके वस्तु लेना चाहते हैं। हमारा बहुत सारे वस्तु की जरूरत है, 3-4 को वस्तु की जरूरत है। अब तो गाय बहुत मूल्यवान है, तो उसके बदले तो हमको सब वस्तुएं मिल जाएगा, लेकिन क्या वे सारी वस्तु एक ही जगह पर मिलेगी? नहीं। तो अब तक हम सबसे वस्तु ले लिए, गाय दे दी, अब वो लोग क्या करेंगे? एक ही जगह अगर हमारी सारी वस्तुएं मिली तब तो ठीक, अन्यथा हमारी वस्तुएं अलग अलग लोगों तक मिली तो ऐसे में सबको समस्या होगी। गाय दिया आएगा किसी, क्योंकि इसका विभाजन करके तो दिया नहीं जा सकता है। तो ये समस्या भी वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत बड़ी होती, ये भी एक कठिनाई थी। इसके बाद भविष्य के भुगतान की कठिनाई। क्या था? भविष्य के भुगतान की कठिनाई। अब अगला समस्या क्या था? भविष्य के भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बहुत बड़ी समस्या यह भी था। जैसे आज हम लोग वस्तुओं को हमारे पास मुद्रा नहीं रहने पर उधार ले लेते हैं, ले लिया जाता है ना। तो उस समय वस्तुओं को उधार लेने में कठिनाई होती थी। अब मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्ष के लिए एक गाय उधार देता था, ठीक ना। 2 साल के लिए क्या किया? गाय उधार ले लिया। अब भाई 2 साल के बाद देना है, 2 साल घरे पोस लिया, आराम से दूध दही खाया खूब बढ़िया से, एक आध को बछड़ा भी तैयार हो गया, 2 साल के बाद वापस लौटा दिया। अब बताओ, जे ले ले था
उसको कितना ज्यादा फायदा हो गया, जो देले था ओकरा नुकसान कितना हो गया कि ना। तो ये भी सबसे बड़ी कठिनाई होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। उधार वाली, अब कोई ऐसे में उधार देना चाहेगा, क्योंकि उधार देने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान होता था और उधार लेने वाले को ज्यादा फायदा। अब जैसे मान लो हमने बुक उधार दिया तो उसमें ज्यादा नुकसान फायदा वाला बात नहीं है, अन्य चीजों में नहीं है, लेकिन जैसे गाय बछड़ा ये सब हो गया, बकरी वगैरह, इस सब में तो ज्यादा नुकसान था। अब जैसे आपको पढ़ना है, आपने क्या किया, किताब ले लिया साल भर के लिए उधारी, पढ़ लिया, पढ़ करके अब किताब लौटा दी, हो गया आपका काम फ्री ना, क्या कि आप तो उधारी ले लेते, उधार चुका दिया, बात बराबर हो गई। तो ये कठिनाई थी वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य में भुगतान की। उधार लीजिएगा तब भविष्य में ना भुगतान कीजिएगा, तो ये भविष्य में भुगतान की समस्या थी। और अंत में एक और थी मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण की समस्या या कठिन। हस्तांतरण माने बदलाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसको अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य हस्तांतरण के माने एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की समस्या। मान लीजिए अब कोई यहाँ रह रहा है, ठीक, और उसको किसी कारणवश इस जगह को छोड़ करके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाना पड़ा। अब दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाना पड़ा, छोटी छोटी वस्तुएं तो लेकर के जा सकता है। अब ओकरा भी 2 गाय है, ओकरा कैसे लेके जाएगा? घर है, कैसे लेके जाएगा? खेत है, कैसे लेके जाएगा? समस्या है कि ना। देखो एक लड़का बताया कि सर जी बेच के अब पैसा लेके चला जाएगा, तब वस्तु विनिमय प्रणाली में पैसा था। पूरा रामायण खत्म हो गया, तो ये ना पता चला सीता जी के विवाह के करा से का बाबू। हाँ हाँ पहले यहाँ से जाना पड़ेगा दिल्ली, दिल्ली पूरे शहर में घूम करके ढूंढना होगा कि केकरा सैयारा भाई जाके रहना है। अगर कोई मिल गया तब ओकरा से बात करना है, तब ओकर जमीन आप लीजिएगा, आप अपना जमीन उसको दीजिएगा। ये ना हुआ है, संभव है। आप सोच लो कि सैयारा में 4 बीघा जमीन छोड़ के जा रहे हो, और वैसा 4 बीघा कोई भी अइबे नहीं। दिल्ली में अब केकरा भी 4 बीघा जमीन हो, तब वस्तु विनिमय प्रणाली में ये इतनी प्रकार की समस्याएं, बात समझ में आ गया। अब जब किसी प्रणाली में इतनी बड़ी समस्याएं हो तो उसका विकल्प तो जरूर ढूंढा जा रहा होगा। केकर विकल्प ढूंढा जाए ताकि इन सारी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो इन्हीं के विकल्प में हम लोगों ने मौद्रिक प्रणाली का विकास हमारे समाज में। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह मौद्रिक विनिमय प्रणाली का विकास। बात समझ में आ गई कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली पहले आई है, और जब इसमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना होने लगा तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों ने एक नई प्रणाली की खोज की, और यह प्रणाली थी मुद्रा विनिमय प्रणाली।
तो आइए समझते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। तो आज दूसरा टॉपिक होगा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ऐसे वस्तु विनिमय प्रणाली तो समझ में आ गई है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी मौद्रिक विनिमय प्रणाली की बात किया जाए तो एकरा में कोनो कठिनाई नहीं होगी, जिसका प्रचलन आज भी किया जा रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों की समाधान दे सके, और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था। अभी हमने बताया कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली में इतनी सारी कठिनाइयां आने लगी तो इसके जगह पर हमें एक ऐसे विकल्प की जरूरत थी जो हमारे बाजार में आसानी से उपलब्ध हो सके। एक ऐसी विनिमय प्रणाली जिसको हमको बाजार में स्थापित किया जा सकता था, और इसी के कारण मुद्रा का विकास हुआ। सबसे पहले किसका विकास हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। उसके बाद न मौद्रिक विनिमय प्रणाली आएगी। तो मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधा पूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो गई। अब मुद्रा के आते ही भारत मनुष्यों के इतिहास में मुद्रा के आगमन के बाद विनिमय प्रणाली बड़ा आसान हो। जो इतनी सारी कठिनाइयां हम लोगों ने देखा सब खत्म हो गया, क्योंकि अब हर वस्तु के जगह है मुद्रा खड़ी हो। तो सबसे पहले जो कल पढ़े थे दोहरे संजोग का अभाव, अब संजोग नहीं ढूंढना था। हमरा कोनो वस्तु देना है तो दे करके ओकरा जगह पर मुद्रा ले लिया, क्योंकि मुद्रा से कोनो चीज मिल जाएगा। मुद्रा मैंने समझ रहा है ना? समझ में आ रही है? तो हम लोग अपनी कोई भी वस्तु दे करके मुद्रा ले सकते हैं और मुद्रा से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो हमको दोहरा संजोग की जरूरत नहीं। मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, अब सामान्य मापक का नहीं, सबका रेट तय हो गया ना। ये इतने मुद्रा का ये हो आएगा। अभी तो पढ़ना है हम लोगों को मुद्रा क्या है। इसके कई परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक सामान्य परिभाषा का भी प्रयोग करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो ये भी समस्या का समाधान खत्म हो गया। मूल्य के संचय का अभाव, जो वस्तु को संचित करने का समस्या था, खराब हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। अब कोनो वस्तु अगर हमारा भी आवश्यकता से अधिक हो गया तो हम क्या करेंगे? उसे बाजारों में बेच करके उसके बदले में मुद्रा ले लेंगे, मुद्रा को रख देंगे। जब भी जिस दिन हमें किसी अन्य चीज की जरूरत पड़ी उस मुद्रा के बदले ले सकते हैं। तो अब किसी वस्तु का संचयन भी करना आराम हो, यानी ये समस्या भी समाप्त। अब स्व-विभाजन का अभाव, जैसे एक गाय था और कई वस्तुएं लेनी थी, तब हम कैसे लेंगे? अब वो तीन लोगों से हमने सामान लिया, तब 3 लोगों में गाय का विभाजन कैसे किया जाए? गाय का विभाजन तो संभव नहीं है। लेकिन जखनीय मुद्रा आया और मौद्रिक विनिमय प्रणाली आई तो अब क्या हुआ? हमारा कतनों वो सामान लेना हो, हम पहले गैया को बेच करके उसके बदले में मुद्रा ले लिए। अब उस मुद्रा से जितनी वस्तुएं हमें जो जो चाहिए वो हम डिवाइड करके ले सकते हैं। तो सह विभाजन का समस्या भी समाप्त हो गया। आ गया भविष्य में भुगतान की कठिनाई, जो उधार वाला बात हम लोग किए थे। अब 2 साल का 4 साल के लिए आप उधार ले सकते हैं, क्योंकि हमको बदले में क्या चाहिए? ओकरा पैसा चाहिए। अब आपके घर में वो का कर रही है, का नहीं कर रही है, ओकरा से हमारा कोनो लेन देन नहीं है। ये भी समस्या खत्म हो गया। फिर आया मूल्य हस्तांतरण की समस्या ना। मूल्य हस्तांतरण की समस्या, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने में, अब हमको कहीं भी जाना हो, हम अपनी गाय को बेचकर उसका मूल्य बना लेंगे, मुद्रा ले लेंगे। अपनी जमीन बेच करके उसका मुद्रा ले लेंगे, अपनी घर बेच करके उसका मुद्रा, सारी वस्तुओं को बेच करके उसके जगह पर मुद्रा ले लेंगे और मुद्रा को लेकर के उस जगह पर चले जाएंगे जहां हमको रहना है, और फिर वहां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उस मुद्रा से खरीद लेंगे। और इस प्रकार हम अपना जो है एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याओं का समाधान मुद्रा के आते हैं हो गया। तो इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली का विकास हुआ था।
मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और इसी कारण से आप देख रहे हो कि कितनी सारी समस्याओं का समाधान केवल एक चीज मुद्रा ने कर दिया। इसीलिए मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मुद्रा का आविष्कार माना जाता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य ने किया, यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। अब ध्यान रखेंगे, मुद्रा के महत्व को समझाते हुए एक अर्थशास्त्री है क्राउथर, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है क्राउथर, और उन्होंने मुद्रा के महत्व को समझाते हुए, मुद्रा की उपयोगिता को समझाते हुए कि हमारे जीवन में मुद्रा की उपयोगिता क्या है, उसकी इंपोर्टेंसी क्या है, इस चीज को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में, आर्थिक जीवन का मुद्रा। बात समझ में आ गया? कैसे पड़ता है देखिए, तो क्राउथर ने क्या समझाने का प्रयास कहा कि जिस तरह से यंत्र शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है, विज्ञान में आग का जितना ही महत्व होता है, राजनीति शास्त्र में वोट मत का जितना स्थान होता है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। किसने का इस कथन कहा है? क्राउथर। ठीक है ना? मुद्रा के आविष्कार में वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया। मनुष्य के सामाजिक एवं व्यवसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जितने भी सामाजिक एवं व्यवसायिक जीवन है, उसका संचालन मुद्रा के द्वारा होता है, और मुद्रा के आविष्कार से ही वस्तु विनिमय प्रणाली की जितनी भी कठिनाइयां थी, सबका समाधान हो गया। एक एक करके मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की जितनी भी कठिनाइयां थी, मुद्रा के आते हैं खत्म हो गई। इस संदर्भ में क्राउथर ने ठीक ही कहा है। फिर इस संदर्भ में भी क्राउथर ने कहा कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्राउथर का एक दूसरा कथन है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता
समझ में आ गया? ये कथन किसका है? ये कथन भी क्राउथर का ही है। उन्होंने बताया कि मनुष्य ने जितना भी आविष्कार किया है ना अभी तक, उन सारे आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार मुद्रा का है। मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है? जिस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की लेन देन एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से होती थी, उसी प्रकार से मौद्रिक विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की लेन देन मुद्रा से होती है। अब वस्तु की लेन देन किसी दूसरे चीज से नहीं होगी। हमको जो भी खरीदना है मुद्रा दे करके खरीद लेंगे, या हमें जितनी भी मुद्रा की आवश्यकता है वस्तु दे करके मुद्रा इकट्ठा कर सकते हैं। तो सारे लेन देन का मूल केंद्र क्या हो गया? तो जब किसी विनिमय प्रणाली में सारा कार्य मुद्रा के, सारे विनिमय के कार्य मुद्रा के सहारे हो, तो ऐसी विनिमय प्रणाली को मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाएगा। ठीक है ना? इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करता है, यहां लेन देन का सारा काम क्या कर रहा है? मुद्रा। इसीलिए इसको मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास की इतिहास है। ये पहले भी मैंने बताया था कि एक तरह से मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का ही इतिहास है। हम कुछ विश्व की मुद्राओं का नाम बता देते हैं, सारणी में दिया गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसे शेयर कर देंगे इसको। अलग अलग देशों में मुद्राओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण देशों की मुद्राओं का मैं चर्चा कर देता हूं। भारत में आप लोग जानते हैं कि मुद्रा को हम लोग रुपया के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में भी इसको रुपया के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको टका कहा जाता है, ठीक ना? नेपाल में इसको रुपया कहा जाता है। अमेरिका में इसको डॉलर कहा जाता है, ठीक ना? इंग्लैंड में इसको पाउंड कहा जाता है। रूस में रूबल कहा जाता है, रूस में रुपया को रूबल कहा जाता है। सिंगापुर में भी डॉलर कहा जाता है। अफगानिस्तान में अफगानी कहा जाता है, अफगानिस्तान के मुद्रा को अफगानी कहा जाता है। ईरान में इसको रियाल कहा जाता है, मुद्रा को। इराक में दिनार कहा जाता है, और स्वीडन में क्रोना कहा जाता है। ठीक है ना? ये जो था, ये मुद्रा का अलग अलग देशों में नाम था। अब हम लोग थोड़ा सा मुद्रा के कार्य समझेंगे कि मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा का कार्य समझने का प्रयास, ठीक ना? आधुनिक समय में मुद्रा बहुत से कार्यों को संपन्न करती है। अगर देखा जाए तो आज वर्तमान समय में मुद्रा बहुत सारा कार्य करती है तथा इसके कार्यों में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है और लगातार इसका काम बढ़ता जा रहा है। साधारण मुद्रा के निम्न 4 कार्यों को ही अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए, साधारण तौर पर मुद्रा के 4 कार्यों को महत्व दिया जाता है। यानी मुद्रा के हम लोग मुख्य रूप से कितने कार्यों को पढ़ेंगे? 4 कार्यों को पढ़ेंगे। मुद्रा के 4 कार्यों का अध्ययन। सामान्य तौर पर मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। अगर आपसे प्रश्न भी पूछ दे कि सामान्य तौर पर मुद्रा के कितने कार्य हैं, तो 4। पहला, विनिमय का माध्यम। पहला क्या है? यह है विनिमय का माध्यम। अब कुछ हम लोगों को लेन देन करना हो तो मुद्रा से कर सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम क्या है? मुद्रा है। हम लोग विनिमय इसी के माध्यम से करते हैं। दूसरा, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक। मूल्य के मापक के तौर पर जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि इसका मूल्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
10 रुपया, मुद्रा में बता दिया। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु का अगर मूल्य पूछा जाए तो हम लोग उसका मूल्य किस में निर्धारित करते हैं? रुपया नहीं, मुद्रा में। तो किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण का काम मुद्रा करता है। यही कठिनाई तो थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, मूल्य का कोई मापक ही नहीं था, इसीलिए कोई एक सॉलिड मूल्य नहीं रहता था, जरूरत के अनुसार घटता बढ़ता रहता था। और यहाँ क्या है, एक मूल्य का सामान्य मापक मिल जाता है मुद्रा के कारण। तो मुद्रा का दूसरा काम क्या है? मूल्य का मापन का काम करता है। तीसरा, विलंबित भुगतान का मान। विलंबित भुगतान का मान। अब मान लो 2 साल के लिए कोई हमसे ले लिया, तो उसका विलंब जो हो रहा है उसका कुछ मूल्य निर्धारण हो जाता है कि हमको इतना होना चाहिए। तो ये तय भी करता है मुद्रा। और मूल्य का संचय करने का काम मुद्रा करता है। मूल्य का संचय, जैसे वस्तुओं को हम लोग देखे थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य संचय का अभाव था। अब कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक हो जाती थी, वो वेस्ट हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। अब हमारे पास जो आवश्यकता से अधिक वस्तु होगा उसको बेच करके उसके जगह पर मुद्रा ले लेंगे और मुद्रा को सुरक्षित रख दिया जाएगा। इस प्रकार से मूल्य संचय का कार्य भी मुद्रा करती है। तो ये सामान्य तौर पर देखा जाए तो मुद्रा के 4 कार्य हैं, ठीक ना। इसीलिए कहा गया है कि मनी इज मैटर ऑफ फंक्शन 4। कितने? 4। ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। ना समझ में आया? मीडियम माध्यम, मेजर मापन, स्टैंडर्ड विलंबित भुगतान, और स्टोर इकट्ठा करके रखना संचय। इसको हिंदी में कहा जाता है मुद्रा के है 4 कार्य महान। हाँ, 4 कार्य महान। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। गया मुद्रा के है 4 कार्य महान, मापन, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। लेकिन आजकल अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा के और भी बहुत सारे कार्य बतलाए गए। अब आज वर्तमान समय के बहुत अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के इन 4 कार्यों के अलावे भी बहुत सारे कार्य बताए हैं। तो संक्षेप में हम लोग मुद्रा के कुछ कार्य को पढ़ेंगे और आज कुछ कारण से इतना ही पढ़ेंगे, ठीक ना। आगे का जो अध्ययन होगा कल नहीं परसों।